हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 7 का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। कैसे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कैसे आपका जो है बंगाली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ नृत्य, कथक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इसी तरह हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो आपको ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी, रेलवे, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जहाँ पर एनसीईआरटी आता है, जीके जीएस, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आजकल एग्जामिनर जो है कहाँ से क्वेश्चन करता है, बहुत अंदर डीप, मतलब डीपली क्वेश्चन करने लगा है। तो आप लोगों को भी डीपली नॉलेज रखनी होगी, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टोरी की तरह आप चैप्टर को समझिए और इसको कंठस्थ करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। कम से कम एक पोर्शन तो आपका कंप्लीट ही रहे। तो आइए हम लोग, और हाँ, आप लोग वैदिक गुरु चैनल पर हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु के नाम से है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आइए हम लोग चैप्टर पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना होता है तो हम पहले क्या देखते हैं, उसकी भाषा को देखते हैं। तो हम व्यक्ति के भाषा के अनुसार उसके बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर कोई व्यक्ति तमिल बोल रहा है, मतलब वो तमिलनाडु का होगा। ठीक, तो इसीलिए वो तमिल बोल रहा है। तो इसी तरह हम व्यक्ति के बारे में उसकी भाषा के अनुसार पता लगाते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ खास किस्म की भोजन हो गए, वस्त्र हो गए, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला। ठीक, इन सब से भी व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत दिनों से चलती आ रही हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के बीच, मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजन सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है। ये मतलब कि ये सब क्या होती हैं, ये सब क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं। हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी संस्कृति होती है। ठीक, और वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। अब यहाँ पर देखिए, लिखा है कि ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। मतलब इससे क्या होता है कि स्थानीय परंपरा मतलब कोई एक क्षेत्र का, ठीक, कोई स्थान की जो परंपरा है, वो वो किसी दूसरे क्षेत्र या फिर स्थान की परंपरा से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, इसी से व्यक्ति संपन्न बनता है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कुछ विशेष क्षेत्र, देखिए हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। ठीक, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं इस एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाज से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर इन्होंने एक नया रूप ले लिया है। ठीक, मतलब वो रीति रिवाज कहीं दूसरी जगह चल रहे थे, लेकिन वो कहीं और जाकर रीति रिवाज वही हैं, लेकिन उसमें बदलाव, हेर फेर हो गया है। ठीक, बहुत सारे बदलाव, परिवर्तन हो गए हैं। आप समाज में देख रहे होंगे, आज के समाज में और पहले के समाज में कितना अंतर है। बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हमारे परिवार में ही देख लीजिए, अपने घर परिवार आसपास में ही बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनमें फेरबदल कर कर उन्हीं रीतियों को अपना, तो वही रीतियाँ रहे हैं, चल वही रीतियाँ रही हैं, लेकिन उसमें हेर फेर कर दे रहे हैं। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र का
इस भाषा का। देखिए, ये चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका जो है विकास जो है आपका 9वीं शताब्दी में हुआ। ठीक, ये 9वीं शताब्दी में हुआ। और महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है। ठीक, ये महोदयपुरम का जो चेर राज्य है ये दक्षिण पश्चिम भाग में था। ठीक, और आज ये जो है केरल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक, शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। ठीक, शासक मतलब जो लोग वहाँ पर शासन करते थे, उन्होंने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग क्या किया, उन्होंने अपने अभिलेखों में किया। यहाँ पर देखिए, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक, देखिए इनका यूज़ जो है सरकारी अभिलेखों में भी किया जाता था। ठीक, किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है ये। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे चेर भाषा के बारे में, कि चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। मतलब ये जो चेर लोग थे, इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत की परंपराओं से ली गई थी। ठीक, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो केरल का मंदिर रंगमंच था, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। ठीक, किस पर आधारित था वो? जो केरल का मंदिर रंगमंच है वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। ठीक, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो लगभग 12वीं शताब्दी, मतलब मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं वो कब स्टार्ट हुई? वो आपका 12वीं सदी। ठीक, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। 12वीं सदी में आई। और ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। कौन ऋणी है? ये आपका मलयालम भाषा। मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृति है वो आपका 12वीं शताब्दी की है, और ये संस्कृत भाषा की ऋणी है। ठीक, और ऐसा कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम। ठीक, अब अगर एग्जाम में पूछ ले कि लीला तिलकम कब की है, कब का ग्रंथ है, तो ये आपका 14वीं सदी का है। और जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, इसे मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। लीला तिलकम किस में लिखा गया है? मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। और ये क्या है? ये एक तरह का व्याकरण तथा काव्यशास्त्र है। ठीक है, अब मणिप्रवालम का अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा। ये दो भाषाओं से है मिलकर बना है, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जो जगन्नाथ, उड़ीसा में जो जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ये सब आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं उनमें जो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से ये विकसित हुई हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहाँ से? क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। और इनमें सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो आपका पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। ठीक, जगन्नाथ का मतलब दुनिया का मालिक, विष्णु का पर्यायवाची है ये। और आज तक जो है ये जगन्नाथ की प्रतिमा जो है वो आपकी लकड़ी की बनाई जाती है। ठीक, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ पर वो वहाँ मतलब उड़ीसा में रहने वाले लोग हैं, वो लोग बनाते हैं। और इसका तात्पर्य है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक, ये एक स्थानीय देवता थे। और इसके बारे में थोड़ा आगे कुछ बताया जा रहा है कि 12वीं सदी में एक गंगवंश नाम की एक प्रतापी
गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन, ठीक है। 12वीं सदी में जो गंग वंश के राजा थे उनका क्या नाम था, पहले राजा, वो आपका अनंत वर्मन थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में इन्होंने क्या किया, 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। किसने निश्चय किया था बनवाने का, अनंत वर्मन ने किया था, लेकिन बाद में अनंग भीम ने क्या किया, पूरा का पूरा राज्य जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा की है ये, ठीक। यहाँ ये बनाई गई हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे जो है इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में से इसकी सत्ता बढ़ती गई, ठीक। मतलब जो जो राजा आते थे उड़ीसा को जीतते थे, वो अपना आधिपत्य इस मंदिर पर जो है रखते थे। उनको लगता था कि अगर हम मंदिर पर जो है नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे तो वहाँ की जनता हमें स्वीकार कर लेगी। इनमें जो है बहुत सारे लोग थे, जैसे कि मुगल हो गए, मराठे हो गए, ठीक, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इन सब ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये जगन्नाथ मंदिर है पुरी, जो ना गया हो यहीं से देख लीजिए आप लोग प्रतिमा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं, ठीक। आज का जो राजस्थान है, पहले जो है इसको क्या कहा जाता था, राजपूताना कहा जाता था। देखिए पहले ये समझा जाता था, मतलब लोग ये समझते थे कि जो मतलब ये क्षेत्र है, राजस्थान है, यहाँ पर पूरा का पूरा राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन ये पूरा तरह से सत्य नहीं है, ठीक। क्योंकि देखिए अनेक ऐसे और भी समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को जो राजपूत कहते थे, ठीक। और ये भी सही है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा भी लोग रहा करते थे, और यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, ठीक। जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं, और लगभग 8वीं शताब्दी के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसमें जो है आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन था, जिनमें आपका एक जो है पृथ्वीराज भी है। पृथ्वीराज नाम के शासक थे, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, और ये बहुत ही बड़े सूरवीर शासक थे। इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, और ये जो लोग हुआ करते थे, मतलब राजपूत लोग हुआ करते थे, ये रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ा करते थे, और मृत्यु को ये लोग मरने से डरते नहीं थे, ठीक। और कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागते थे। इन लोग की कहानियाँ आपको जो है काव्य और गीतों के माध्यम से मिल जाएंगी सुनने को, और ये जो कहानियाँ हैं वो चारण और भाटों द्वारा गाई जाती हैं, ठीक। और इसमें जो है सूरवीरों की स्मृतियों के बारे में बताया जाता है, और ये भी है कि ये भी आशा की जाती है लोगों से कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। ये जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं शूरवीरों के बारे में, काव्य हैं, ये बताने का ये उत्तरदायित्व, मतलब ये बताने का कारण है कि लोग भी उसका अनुकरण करें, ठीक। और ये जो कहानियाँ हैं वो बहुत आकर्षित होती थी, और इन कहानियों में स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। इसके साथ ही साथ
देखिए इनमें जो है कहा गया है कि स्त्रियां जो होती थी वो भी अपने सूरवीर पतियों के साथ उनके साथ सहभागी होती थी जीवन मरण में भी। ठीक। और यहाँ पर बताया गया है कि इस समय जो सती प्रथा का प्रचलन था कि मतलब जो है जैसे किसी का पति खत्म हो गया मर गया तो उसके साथ वो लोग जलती हुई चिता में और जीवित मर जाती थी, उसे क्या सती हो जाती थी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है और ये सब जो है कुछ कहानियों में इसका उल्लेख दिया गया है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इन इन इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। उसके बाद क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य के बारे में बताया गया यहाँ पर कि जो शूरवीरता की परंपराएं हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों से मिल सकती हैं। तो नृत्य के विषय में भी यही सच है, मतलब नृत्य भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नृत्य पाए गए थे, होते थे। और कथक शब्द का अर्थ क्या निकला? कथा। ठीक है। और यह नृत्य जो है उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई थी। और ये जो कथक है वो आपका इसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। ठीक। मतलब कथक जो था वो आपका मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, पहले ये होता था। ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो कथाकार थे वो इस संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया उन्होंने। उसके बाद 15वीं से 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण किया। कब नृत्य शैली का रूप धारण किया? पहले क्या था? एक जाति थी कथा कहने वालों की। उसके बाद ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या हुई? ये एक नृत्य शैली बन गई। ठीक। जो राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। इनको रासलीला भी कहा जाता था। ठीक। इसके बाद देखिए मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक जो है वो नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाने लगा और इसको जो है एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में ये विकसित हो गई। ठीक है। और आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभर गया और 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। ठीक। और देखिए यहाँ पर आगे दिया है कि जो अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां थीं इनकी तरह जो कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। ठीक। बाद में ये नापसंद इसको लोग पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये जीवित रही और बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई तो उसके बाद ये जो है 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में इसको मान्यता मिल गई। ठीक। मतलब इसे भी 6 शास्त्रीय नृत्यों के बीच में एक मान्यता मिल गई। श्रेण शास्त्रीय ऐतिहासिक रूप से शब्द का तात्पर्य कला और साहित्य की उन महान कृतियों से है जिनकी रचना 5वीं तथा 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान में की गई थी। यही वह काल था जब यूनान में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था। एथेंस की यह उन्नत स्थिति निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजयों तक बनी रही। ठीक। ये आपका रहा शास्त्रीय के बारे में और आगे हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। क्या है शास्त्रीय नृत्य? इसमें कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि
यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूप का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, इनमें से कौन कौन है? आपका भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है, कथकली केरल, उड़ीसा ओडिसी उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। ठीक, ये आपका जो है आ जाएगा। और 5 है ये, और आपका छठवां कथक हो गया। तो शास्त्रीय माना गया। इसके बाद देखिए संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु कला की परंपरा, लघु चित्रों की परंपरा। देखिए लघु चित्र मतलब छोटे छोटे जो चित्र होते थे, छोटे आकार के जो चित्र होते थे। और ये जो आपका है लघु चित्र, ये कैसे बनता था? ये आपका जल रंगों से कपड़े या कागज पर बनाया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। ठीक, और इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम बंगाल में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, जिन्होंने इतने अच्छे चित्र बनाए थे उनको अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने संरक्षण प्रदान किया, मतलब उनको अपने संरक्षण में रख लिया अपने यहाँ पर। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये लोग करते क्या थे? ये लोग इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां बनाते थे। और इनका रंग कैसा था? बहुत ही ब्राइट, मतलब बहुत ही चटक रंग होता था। ठीक, और उनमें जो है दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों जैसे बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। यहाँ पर देखिए चित्र बनाए गए हैं ना, बहुत तरह के चित्र हैं ये। इसके बाद देखिए बताया गया है कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद जो है बहुत सारे चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। इसके बाद हुआ क्या कि जो मुगलों की कलात्मक रुचियां थी वो दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूतानी दरबारों को उन्होंने प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। फिर जो है जो मुगल उदाहरण था उसका अनुसरण करते हुए शासक तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। यहाँ पर देखिए इतना मस्त सुंदर चित्र बनाया गया है। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र कोटा का है ये। ठीक, इसके बाद कुछ अलग जो है क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि जो है आज के समय में जो हिमाचल प्रदेश है, इसके आसपास हिमालय की तलहटी का इलाका था। ठीक, जो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र कला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। समझ में आया कि जो 17वीं शताब्दी के बाद जो है जो आज का हिमाचल प्रदेश है उसके आसपास जो तलहटी का इलाका था, वहाँ पर एक लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का वहाँ पर विकास हुआ, उसको बसोहली कहा गया। अगर बसोहली पूछ लिया कि कहाँ का है तो ये आपका हिमाचल बताना पड़ेगा आपको। ठीक, आधुनिक हिमाचल के आसपास का क्षेत्र है ये। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह आपका भानुदत्त की रसमंजरी थी। ठीक, ये आपका भानुदत्त की रसमंजरी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली के विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की
अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। यहाँ पर कृष्ण राधा और उनकी सखियां पहाड़ी लघु चित्र का अंगड़ा है ये। ठीक। अब 1739 में कौन आया? नादिर शाह आया। ठीक। नादिर शाह ने आक्रमण किया, दिल्ली पर विजय पाया उसने। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि पहाड़ी क्षेत्रों में की ओर वो पलायन कर गया, तो उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। वहां पर जो है चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। जो मुगल दरबार जो है वहां से भागकर दूसरे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कर गए थे, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाकर जब उन्होंने चित्रकारी की तो वही जो है वहाँ कांगड़ा शैली विकसित हुई। ठीक। और इसके बाद जो है 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी की एक नई जान डाल दी। इसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठीक। वहाँ पर कौन सी परंपराएं थी? वैष्णव परंपराएं। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। ठीक। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण जो है वो आपका कांगड़ा शैली की विशेषता है। कांगड़ा शैली की विशेषता अगर कोई पूछ ले एग्जाम में तो क्या बताएंगे आप लोग? ठंडे नीले एवं हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग होता है इसमें। इसके बाद देखिए जो साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे इसमें। ठीक है। कला के इस नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। इसके बाद बंगाल क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि ये एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ इसमें। और यहाँ पर जो है कहा जाता है कि इसमें बंगाल के बारे में ऐसा कहा गया है कि जैसे कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, लेकिन दिलचस्प की बात है कि बंगाली जो है वो आपका संस्कृत भाषा से निकली हुई है। ठीक है। और प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ठीक। इसको संस्कृत से उपजी हुई मानी तो जाती थी, लेकिन वहाँ के लोग संस्कृत उन्होंने वो लोग जो है वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, वो लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। यहाँ पर देखिए एक चित्रकारी दी हुई है। ये सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ठीक। इसके बाद देखिए चौथी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। और इसके बाद ये आपका चौथे और तीसरी शताब्दी की बात हो रही है। ठीक। जब वाणिज्य संबंध हुआ, किसमें हुआ? बंगाल और मगध में हुआ। ठीक। और इसके कारण जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संस्कृत का प्रभाव जो है बढ़ता चला गया होगा। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। कब? चौथी शताब्दी के दौरान। किसने? गुप्त वंशीय शासक ने। और वहाँ पर जो है ब्राह्मणों को उन्होंने कहा कि चलो, ब्राह्मणों को भी उन्होंने बोला कि आप लोग भी यहाँ पर आके बस जाइए। और इस तरह जो है गंगा के मध्य घाटी में भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जो हेन सांग था, इसने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है जब 8वीं शताब्दी आई तो यहाँ पर हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। ठीक है। पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हो गया। और इसके बाद जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासक रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों के स्वतंत्र थे। ये आपका चैप्टर 3 में पढ़ा है। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीता तो इसे सूबा माना जाने लगा। ठीक। अकबर ने जब इसको जीता तो क्या माना जाने लगा? सूबा माना जाने लगा। और ये कब जीता था? 1586 में। ठीक है।
और उस समय जो भाषा थी वहाँ की प्रशासन की वो क्या थी, फारसी थी। लेकिन बंगाली जो है वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक, वैसे तो प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन जो बंगाली थी वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। और इसके बाद देखिए 15वीं शताब्दी तक आते आते जो है उपभाषा तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। ठीक है, पर कह रहे हैं कि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह उसके अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है इसके बाद कह रहे हैं कि इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा है। मतलब आप लोग ये समझिए, ये कह रहे हैं कि जो फारसी यूरोपीय भाषा है इसके सहित ये सब क्या है, ये बंगाली भाषा का एक हिस्सा थे। ठीक है, हिस्सा है। इसके बाद देखिए जो बंगाली भाषा है ये दो श्रेणियों में बांटा गया। एक आपका संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। ठीक, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद मंगल काव्य, ठीक है, मतलब शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां शामिल है इसमें। ठीक, और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य है, जैसे कि मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत हैं। ये सब उसमें दूसरी श्रेणी में शामिल है। ठीक, समझ में आया ना कि आपका पहली श्रेणी में क्या थी, इनमें दो श्रेणियां थी, एक श्रेणी जो संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी स्वतंत्र है। ठीक, और पहले में क्या है कि महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी श्रेणी में यहाँ बताया है कि नाथ साहित्य में शामिल है, जिसमें ये मैनामती गोपीचंद ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, और आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में बताया गया है कि नाथ लोग सन्यासी होते थे। नाथ क्या होते थे, सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने का किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, इनकी पूजा अक्सर एक पत्थर काट की मूर्ति के रूप में की जाती है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया जाता है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई हैं। और दूसरी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी ये। ठीक है, यहाँ की कृतियाँ, इसलिए इनका निर्णय काल जो है सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। इसके बाद पीर और मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो 16वीं शताब्दी थी, इसमें जो है लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल में जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। मतलब 16वीं शताब्दी में क्या किया कि जो पश्चिम बंगाल में लोग रहते थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी जगह ज़मीन छोड़ दी और दक्षिण पूर्वी बंगाल में जाकर ये लोग उन्होंने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो आगे की ओर पूरब की ओर बढ़ते गए, फिर वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे।
और धीरे धीरे जो यहाँ के स्थानीय मछुआ थे वो जो है स्थानांतरित खेती करने वाले लोग अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल जाते थे। ये लोग क्या करते थे, जो जनजातीय लोग थे ये किसानों के जो नए समुदाय होते थे उनमें ये लोग मिल जाते थे। और इसी समय क्या हुआ कि जो बंगाल था उस पर मुगलों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जो पूर्वी डेल्टा प्रदेश था इसके केंद्रीय भाग में जो ढाका था उसको अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित कर ली और वहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी थे ये लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम कर आती थी। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद जो है जो प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। उनको लगता था कि हमें कुछ आश्वासन मिले यहाँ पर, और ये सुख सुविधाओं का आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं से प्रदान की। ठीक, वहाँ के जो समुदाय थे उनके नेता थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया, उनको रहने की जगह दी वहाँ पर। और इन्होंने जो है एक अच्छी, जो यहाँ के नेता थे उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई, इन्होंने शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी इन्होंने निभाई और इसलिए इनको जो है इन इन नेताओं के पास जो है कहा जाता था कि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक, तो पीर कौन थे? पीर ऐसे लोग थे जो बाहर से आकर जब लोग उनकी जगह में बसते थे तो उनको आश्वासन देते थे, उनको जो है रहने के लिए जगह व्यवस्था देते थे। ऐसे लोगों को वहाँ वो लोग जो बाहर से आते थे वो लोग पीर कहते थे। ठीक, और जो पीर थे ये आपका संत भी होते थे और सूफी भी होते थे और अन्य धार्मिक लोग भी होते थे। ठीक, शासिक, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा भी हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इनमें शामिल थी। पीर में कौन कौन आते थे? संत, सूफी, महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व, ठीक, ये सारे लोग आते थे। और इनकी जो पूजन पद्धतियाँ थी वो बहुत ही लोकप्रिय थी। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं, मतलब वो लोग बहुत सारे मज़ारे भी बनाए रखते थे। जीवात का यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। इसके बाद देखिए बंगाल में जो 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, मतलब बहुत सारे मंदिर बनाए जा रहे थे और ये आपका 19वीं शताब्दी में आकर खत्म हो गया। ठीक है, और जो है आगे कहा जा रहा है कि चैप्टर 2 में मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन गए रहे थे। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया है। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा ना, और वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। और बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। कंसारी क्या होता है? घंटा धातु के कारीगर जो होते थे उनको कंसारी कहा जाता था। और यूरोप से बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां भी यहाँ पर आ गई थी, इससे जो है नए आर्थिक अवसर भी मिल रहे थे। ठीक, और इसी तरह जो है सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। ठीक, मतलब जो जैसे बाहर से जो कंपनियां आई उससे और जो है कुछ कार्य करके उन्होंने क्या किया, अपने परिवार को और खुद को मजबूत कर लिया, पैसे से धनी हो गए। और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव के छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा करते थे,
को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित कर दी। ठीक, पहले लोग क्या करते थे, झोपड़ी वोपड़ी में भगवान की पूजा करते थे, फिर जब मंदिर बन गई तो उन्होंने भगवान को मंदिर में रख दिया। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक दो चार छप्परदार झोपड़ी, दो चाला मतलब ये एक इधर है, एक छप्पर एक उधर, दो चाला हो गई। ठीक, इसको दो चाला बोलते हैं। एक चौचाला मतलब चार दी, यहाँ पर चार छतें हो गई, इधर उधर, फिर पीछे की तरफ दो। ठीक, ये आपका चौचाला मंदिर बन गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पकी ईंटों की एक पटिया, विष्णुपुर की है ये। ठीक, और यही बताया गया है कि दो चाला और चौचाला तरह की यहाँ पे झोपड़ियाँ होती थी। और इसके बाद जो है, चौचाला में क्या होता था, चौचाला में चार त्रिकोणीय छतें होती थी। ठीक, चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी। और इसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि जो मंदिर होते थे वो एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतर भाग में कोई भी सजावट नहीं होती थी। और लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें जो है, बाहरी दीवारों पर चित्रकला, सजावट, टाइल, ठीक, मिट्टी की पट्टियाँ, ये सब चीज़ें से सजी होती थी मंदिर। और कुछ जो है मंदिर के बारे में बताया गया है जो पश्चिम बंगाल में थी। इनमें जो है बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि पर पहुंच चुकी थी। ठीक, इसके बाद मछली भोजन के रूप में यहाँ पर जो है देखिए, अगर भोजन की बात करें बंगाल में तो यहाँ पर ज़्यादातर नदी मैदान है और ज़्यादातर यहाँ पर मछली और धान होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो गरीब बंगाली लोग हुआ करते थे, उन्होंने उनका जो प्रमुख कार्य था वो मछली पकड़ना हुआ करता था। ठीक, उनका यही धंधा ही था। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों की पट्टियाँ, मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ भी बस दिखाया गया है मछलियों को। यहाँ पर देखिए, घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशा लक्ष्मी मंदिर में पकी मिट्टी का एक फलक, या आराम बाग की है ये। तो ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाल ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछलियाँ खाने की अनुमति दे दी। ठीक, तो यहाँ पर ब्राह्मण भी मछली खाया करते हैं, क्या करे भाई, उनकी मजबूरी है क्योंकि यही होता ही है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये चैप्टर का अंत हुआ और सारी ज़रूरी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। इनमें नृत्य कला के बारे में आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मिल गई हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वैदिक गुरु चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए रखिए। मैं क्लास को और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कि और इजीली तरीके से आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बताया है कि वो मैं आपको अलग से नई अलग वीडियो में दे दूँगी। ठीक है, सारे चैप्टर्स पहले चैप्टर्स कंप्लीट होने दीजिए। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, धन्यवाद।